नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मेंस के आंसर शीट को लेकर के हमने एक सीरीज चलाई है। तो इसी के अंतर्गत आज हम प्रश्न पत्र क्रमांक 2 यानी निबंध के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार के टॉपिक आपको एग्जाम में पूछे गए थे वर्ष 2019 में और कैसे उसका आंसर दिया गया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसमें कैसे अधिक से अधिक अंक स्कोर किए जा सकते हैं। चलिए, अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जो कि 27 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। 27 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है ये टेस्ट सीरीज और न्यूनतम शुल्क पर, एकदम नॉमिनल फीस पर आपको 3 फेज में 7 के 7 पेपर का आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसमें प्रारंभिक जो 2 फेज हैं उसमें आपको एक दिन में एक पेपर तैयार करने को दिया जाएगा। वहीं आपका जब आप फेज नंबर 3 में पहुंचेंगे तब वहां पर आपको सेम जैसे पीएससी का एग्जाम लिया जाता है, एक दिन में 2 पेपर, उसी प्रकार का माहौल देते हुए एक दिन में 2 पेपर आपको देना होगा। चलिए, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आंसर शीट का जो उन्होंने नंबर स्कोर किया है, जिनके आंसर शीट आपको दिखाने वाला हूं, उसके नंबर स्कोर देखते हैं। तो उन्होंने कुल 124 अंक इस पेपर में प्राप्त किए हैं, जो कि ठीक ठाक स्कोर है। हालांकि इसको कम से कम 16 से 20 नंबर तक और अधिक अच्छे से बढ़ाया जा सकता था। जितना मैंने एनालिसिस किया और जिस प्रकार के टॉपिक का इन्होंने चयन किया है, मुझे लगता है कि कम से कम 16 से 20 अंक आसानी से इसमें बढ़ाए जा सकते थे। यानी इनका स्कोर कम से कम 140 तक जा सकता था यदि थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया होता तो। चलिए, तो बिना देर किए सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि निबंध के पेपर में आपको कुल 4 निबंध लिखने होते हैं, जिसमें से 2 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, जबकि 2 जो हैं वो राज्य स्तर के यानी छत्तीसगढ़ स्तर के निबंध होते हैं। ठीक, प्रत्येक के लिए आपको 4-4 ऑप्शन देंगे, यानी 4 आपको टॉपिक दिए हैं। इसमें से किन्हीं 2 का चयन करके आपको उसमें से 2 में क्या लिखना होता है, निबंध लिखना होता है। यानी आपको टोटल 8 दिए रहेंगे ऑप्शन, उसमें से 4 पर आपको निबंध लिखने हैं। ठीक, शुरू के 4 राष्ट्रीय निबंध के रहेंगे ऑप्शन और बाद के 4 छत्तीसगढ़ स्तर के। ठीक, तो राष्ट्रीय स्तर के निबंध को देखें तो कुल 4 यहां पर निबंध आपको दिख रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का है। पहला टॉपिक है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। दूसरा टॉपिक दिया है निजता का अधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, राइट टू प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तीसरा टॉपिक है उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन, हायर एजुकेशन वर्सेस स्किल एक्विजिशन। चौथा टॉपिक है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन, बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए, टॉपिक देख करके सबसे पहले विद्यार्थी के मन में क्या डाउट आता है? डाउट ये आता है कि सर ये तो निबंध का पेपर है और निबंध के पेपर को हम पैराग्राफ में लिखें या इसको पॉइंट वाइज लिखें। देखिए, पैराग्राफ में लिखे या पॉइंट वाइज लिखे, यह समस्या सबसे पहले आती है विद्यार्थी के मन में। तो मैं अभी तक जितने आंसर शीट देखा हूं तो उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं कि पैराग्राफ वाला जो आंसर था वो 2017 के पहले इसमें अच्छे मार्क्स मिलते थे, क्योंकि उस समय टॉपिक भी मिलते थे और आपके पास वर्ड लिमिट होता था 1500 वर्ड का, यानी 1500 शब्दों में एक निबंध लिखना होता था। लेकिन वर्ष 2018 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बाद से आपको 4 अलग अलग निबंध लिखने हैं और सबकी शब्द सीमा है 750 शब्द। तो आपको इस 750 शब्द में ही क्या करना है, अपना निबंध लिखना है। अब इस निबंध में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको शब्द चाहिए, दूसरा आपको डेटा चाहिए यानी आंकड़े चाहिए, और तीसरा विश्लेषण चाहिए। ये 3 चीजों से मिल करके आपका एक निबंध बनेगा 750 शब्द का।
पहले आप जो निबंध था उसको किसी इंसिडेंट से या किसी घटना से, किसी साहित्यकार के लेखन से या किसी महान पुरुष के कोट से प्रारंभ करते थे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त शब्द होते थे लिखने के लिए। लेकिन अब जब शब्द सीमा कम हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक शब्दों में इंट्रोडक्शन देना फायदेमंद होगा। इंट्रोडक्शन बिल्कुल दीजिए, लेकिन उसको कोशिश करिए जितना लिमिटेड हो सके, ज्यादा से ज्यादा आप उसको 4 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन, इससे अधिक आप अगर इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके निबंध के शेष भाग के लिए वो बोझिल होता जाता है। वो फिर इंट्रोडक्शन पढ़ने में वक्त जाया नहीं करेगा, वो आपका कंटेंट देखना चाहेगा। तो इसके चक्कर में आपका बहुत सारा जो एनर्जी जिसको आपने लिखने में लॉस किया है उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहली बात कि निबंध में आपको लिखना क्या है। तो निबंध के तो सबसे पहला हिस्सा क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। यदि आप इंट्रोडक्शन चाहें तो 4 से 5 लाइन में आप इंट्रोडक्शन बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश ना करें। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपका सीधा ध्यान कहां जाएगा, कंटेंट पर। अब कंटेंट आपको जो निबंध का टॉपिक है उसके अनुसार सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आपके शब्दों का भी चयन होगा और उसी के हिसाब से आप आंकड़ा भी प्रदान करेंगे और उसी के हिसाब से आपका विश्लेषण भी होना है। और आपका जो अंत में निष्कर्ष लिखेंगे या सुझाव लिखेंगे वो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो आप सबसे पहली बात तो कोई भी टॉपिक अगर आप चुन रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर उसका चयन कीजिए, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में किसी एक टॉपिक को चयन कर लिया, आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उसके बाद आपको उससे रिलेटेड शब्दावलियां ही नहीं पता है, तो फिर तो आप फंस गए। वहां पर अगर आप उसको काटेंगे तो भी आपका नंबर लॉस है और आगे नहीं लिखेंगे तो नंबर की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला चीज जो मैं बोलूंगा आपको कि जब आप निबंध लिखने बैठे तो सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए, सबसे पहले आपको, आप जिस टॉपिक पर लिखने वाले हैं आपके पास उससे संबंधित शब्दावलियां है कि नहीं। टेक्निकल शब्द होते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है। इसी के अलावा आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं। आप उसका एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि विश्लेषण आप केवल पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कर सकते। आप जब विश्लेषण करते हैं तो आपके पास ये तर्क क्षमता होनी चाहिए कि आप उसका पॉजिटिव्स भी जान सके और नेगेटिव्स भी जान सके, क्योंकि अगर आप केवल पॉजिटिव लिखेंगे तो वो निबंध एक तरफा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप वहां पर थोड़ा सा भी नेगेटिव पॉइंट उसका सोच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसका निष्कर्ष बेहतर लिख सकते हैं और उस पर सुधार के लिए अपने सुझाव भी ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज को आप एकदम ध्यान में रखिए। आप सबसे पहले तो विषय का चयन बहुत सोच समझ कर करिए। विषय का चयन ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है निबंध लिखने का। दूसरी चीज, जब आप विषय का चयन कर चुके हैं, आपको पता है कि आप इसमें ये लिख सकते हैं, तो आप क्या करिए, सबसे पहले लास्ट पेज निकालिए, आंसर शीट का सबसे लास्ट पेज, उसमें एक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि भाई मुझको ये सारी चीजें ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक स्केलेटन बना लीजिए, एक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि भाई सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा या लिखूंगी। इंट्रोडक्शन लिख लिए, फिर उसके बाद मान लो पर्यावरण प्रदूषण पे आया तो कारण लिख दिए, है ना, उसके प्रभाव लिख दिए, क्या नुकसान है वो लिख दिए, इस प्रकार से। ठीक, और अंत में जाकर के आप क्या लिख दोगे, निष्कर्ष लिख दोगे, सरकार का क्या प्रयास कर रही है ये लिख दोगे, फिर उसके बाद निष्कर्ष लिख दोगे, है ना, और अंत में अगर आपको सुझाव देना है तो आप वो दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे सबसे पहले। इससे क्या होगा, इससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि भाई मुझे किस टॉपिक को कितने लाइन तक लेके जाना है, क्योंकि जगह लिमिटेड होता है। मैंने बताया 750 शब्द है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 2.5 से 3 पेज का जगह मिलेगा। 2.5 से 3 पेज का जगह आपको मिलने वाला है। इतने में ही आपको पूरा इसका सारा कुछ लिखना है, उसके आंकड़े भी देने हैं, उससे होने वाले फायदे, उससे होने वाले नुकसान, सब चीज को इसमें बताना है। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा 750 शब्द है, तो शब्द
लिमिट को एकदम ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि इससे अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ आपका तो या तो जगह छूटेगा या फिर आप एक्सेस लिखने के चक्कर में ये जो नीचे वाला स्पेस है इसको लिखने की कोशिश करोगे। और पिछली वीडियो मैंने बताया था कि यहां पर लिखने का नंबर देना ना देना वो उसके ऊपर है, वो अगर चाहेगा तो इसको काट देगा, फिर वहां पर आपके लिए एक तो नेगेटिव इंप्रेशन है, ऊपर से नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला निबंध को इनके थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि इन्होंने लिखा क्या है। इन्होंने पहले टॉपिक में चयन किया है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका। ठीक, इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है, देखिए 1 2 3 और ये 4 लाइन, 4 लाइन में इन्होंने इंट्रोडक्शन को खत्म कर दिया है। ठीक है, 4 लाइन में इंट्रोडक्शन को खत्म कर दिया है। ठीक है, अच्छा किया है। लिखा क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरीके होते हैं। आप वहां पर किसी महापुरुष का कोट कर सकते हो, है ना, कोट से प्रारंभ कर सकते हो। किसी फेमस व्यक्ति ने कोई कथन कहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, है ना, किसी ने भी कोई फेमस लाइन कही हो, वहां से आप प्रारंभ कर सकते हो। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप किसी आंकड़े को लेकर के उस निबंध को प्रारंभ करें। इसका भी एग्जांपल बताऊंगा आपको, है ना, आंकड़े को लेकर के प्रारंभ करने वाला। ठीक, या तो कोट से प्रारंभ करिए या आंकड़े से प्रारंभ करिए। या तीसरा तरीका यह हो सकता है कि आप उस विषय की जो मूलभूत चीज है वहां से प्रारंभ करें। मूलभूत विषय वस्तु, मूलभूत विषय वस्तु। देखो तीनों से लिखने के कुछ फायदे हैं। ठीक है, कैसे फायदे हैं, अगर आप कोट से प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका साहित्यों के प्रति रुचि दिखती है और पढ़ने में आपके इंटरेस्ट को दिखाता है ये। और दूसरी चीज, जब आप आंकड़े से प्रस्तुत करते हैं, आंकड़ों से जब शुरुआत करते हैं तो वहां पर यह दिखता है कि आप जागरूक है वर्तमान परिदृश्य के लिए। और जब आप मूलभूत विषय वस्तु से प्रारंभ करते हैं तो यह बताता है कि दिए गए विषय के संबंध में आपकी जो रुचि है और साथ ही आपकी जो समझ है वो काफी अच्छी है। तो सबके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो जहां से भी चाहें आप लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। एक जो बहुत सारे बच्चे पिछले साल गलती किए थे, मैंने 2-3 और आंसर शीट देखे हैं, उन्होंने क्या किया है, जैसे कि हम सुने हैं ना कि निबंध जो है वो स्वयं पे घटी किसी घटना पर आधारित हो सकती है। भाई वो तब होता है जब आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा स्पेस हो। जब वो 1500 शब्द का था तब आपके पास बहुत स्पेस जगह था, बहुत स्पेस था आपके पास लिखने के लिए। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 750 शब्द में आपको सब कुछ लिखना है, तो मेरे हिसाब से उसको आप नेग्लेक्ट करें, उसको इग्नोर करिए। ठीक है, आप शुरुआत करिए या तो किसी महापुरुष के कोट से या वर्तमान के किसी आंकड़े से या किसी विषय के मूलभूत विषय वस्तु से। ठीक, जैसे इन्होंने लिखा है वर्तमान युग तकनीकों का युग है, और तकनीकों का युग को बाकायदा इन्होंने इन्वर्टेड में डाला है। तकनीकी विकास के माध्यम से आज हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि एक देश या क्षेत्र में उत्पादित वस्तु का विक्रय विश्व के दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, मतलब शुरुआत इन्होंने यहां से किया है। चलिए, वो पेज मिसिंग था, है ना, एक पेज मिसिंग था बीच में, उसको ले आए हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा। ठीक है, विक्रय हेतु पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने वैश्वीकरण को परिभाषित किया है। ठीक, वैश्वीकरण को परिभाषित किया, प्रौद्योगिकी को परिभाषित किया। उसके बाद अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण में योगदान को निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। आ गए ये टॉपिक पर। ठीक, तो आप टॉपिक देख पा रहे हैं यहां पर क्या पूछा है आपको, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो इनका पैटर्न क्या है, इन्होंने कैसे लिखा, सबसे पहले वैश्वीकरण को परिभाषित किया, फिर प्रौद्योगिकी को परिभाषित किया, उसके पहले 4 लाइन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरे हिसाब से यह अच्छा तरीका है लिखने का, है ना, वैश्वीकरण फिर प्रौद्योगिकी। उसके बाद इन्होंने सीधे पॉइंट वाइज इसको लिखना चालू कर दिया है। पहला पॉइंट, और यहां पर देख पा रहे हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां पॉइंट, छठा। अब इसके बाद इन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उदाहरण दिया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। मंगलयान को लिखा है, 104 उपग्रहों को एक साथ भेजने का रिकॉर्ड देखा है ना। फिर
अगला लिखा है इन्होंने छठा पॉइंट, शिक्षा का वैश्वीकरण विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक है, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का संचालन, ये सारे पॉइंट्स इन्होंने शामिल किए हैं। ठीक, अब ये तो दूसरा निबंध आ गया। तो आप देखिए जगह कितना मिला आपको, जगह कितना मिला, 1 2 3 4, 4 पेज यानी कि 2 पन्ना ही मिला आपको। मैंने कहा था कि 2 पन्ना मिलेगा आपको, ठीक है, 2 पन्ना, शायद मैंने 2 पेज बोल दिया होगा, है ना। 2 पन्ना मिला है आपको, आगे पीछे करके 4 पेज मिलेगा। इस 4 पेज में ही आपको सारा कुछ लिखना है। इनके लिखने के पैटर्न में अगर देखेंगे तो आप एक चीज देखिए, इन्होंने आंकड़े बहुत दिए हैं। ठीक, जैसे अवधारणा का जन्म 1991 में हुआ, इसके अलावा प्रौद्योगिकी कहलाती है, यह भी एक प्रकार का फैक्ट ही है। ठीक, इसके अलावा ई ट्रेडिंग के बारे में बताया है, तो ई ट्रेडिंग भी फैक्ट है अपने आप में। प्रथम चरण के सुधार किसको बोलते हैं वो भी समझाया है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर 1995 में भारत में इंटरनेट के प्रारंभ से अब तक अनेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का निर्माण हुआ है। ये सब क्या है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट आप अपने निबंध में डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा। तेजस के बारे में बताया है, राफेल के बारे में बताया है। ठीक, इसके अलावा 104 उपग्रह संख्या दी है यहां पर, है ना। वर्ष 2016 में जो मंगलयान है वो सबको बताया है। ठीक, इसके अलावा 2020 में कोरोना संक्रमण काल में भारत के अनेक प्लेटफॉर्म्स में शिक्षा को प्रमोट किया गया था। ये सारी चीजें आपको बताई है। विदेशी मुद्रा के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। तो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके डायमेंशंस कवर करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आप डायमेंशन कवर करेंगे कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स उतने ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा आप पॉइंट लिखेंगे तो जाहिर सी बात है अंक उतने अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक, जैसे इनको पहले निबंध में कितने अंक मिले हैं, हाँ देखिए पहले निबंध में इनको 30 अंक मिले हुए हैं। ये जो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका बता रहा हूं इसमें 50 में इनको 30 अंक मिले हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि अधिकतम इस पेपर में 140 150 आपके मार्क्स जाते हैं, जा सकते हैं 140 150। ठीक, तो उस हिसाब से 30 भी कोई बहुत बुरा स्कोर नहीं है। ठीक, ठीक ठाक स्कोर है। अगला निबंध देखते हैं। देखिए अगला निबंध इन्होंने चूज किया है उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन। ठीक है, दूसरा टॉपिक था, ये तीसरे नंबर का टॉपिक था। इनको इस निबंध के लिए 35 अंक मिले हैं, जो कि मैं कहूंगा बहुत बढ़िया अंक है। 50 में 35 अंक बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक, इन्होंने कैसे प्रारंभ किया है इस निबंध को, देखिए वर्ष 2017 में सत्यनारायण जटिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी। यह समिति भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में विसंगतियों का पता लगाने तथा उन पर सुझाव देने हेतु गठित की गई थी। इस रिपोर्ट में एक बात पर अत्यंत जोर दिया गया कि भारत की शिक्षण प्रणाली रोजगार मूलक नहीं है, और ये जो भारत में शिक्षण प्रणाली रोजगार मूलक नहीं है इसको इन्होंने अंडरलाइन भी किया है, साथ में इन्वर्टेड भी लगाया है। तो जो हाईलाइटेड करते हैं जब आप किसी पॉइंट को, तो जाहिर सी बात है जो एग्जामिनर है उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। ठीक, इसके बाद हाल ही में नवीन शिक्षा नीति के बारे में इन्होंने बताया है कि कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो गठित की गई थी, और इस समिति ने भी आमूलचूल परिवर्तन की अनुशंसा की है। तो ये तो शुरुआत हो गया, ये इंट्रोडक्शन है पूरा, जिसमें इन्होंने फैक्ट भी दिया है। इंट्रोडक्शन में ही आप अगर फैक्ट बता रहे हैं, और यहां पर उन्होंने एक ही कमेटी नहीं 2-2 कमेटी बताई है। इसके अलावा 2017 का इन्होंने उल्लेख किया है ना, यानी जिस वर्ष गठित की गई थी, और इसका उद्देश्य भी बताया है कि यह क्यों गठित की गई थी। ठीक, तो इस प्रकार से एक तरीका यह हो सकता है किसी निबंध को प्रारंभ करने का। ठीक, उसके बाद भारतीय उच्च शिक्षण प्रणाली और कौशल विकास में विसंगतियां क्या क्या है। ठीक, विसंगतियां क्या क्या है, तो देखिए इन्होंने बहुत सारे पॉइंट लिखे, इन्होंने 3 4 5, और हर पॉइंट में आप देखेंगे, हर पॉइंट में आपको फैक्ट मिलेंगे। यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, 21 लाख विद्यार्थी इस आयोग में जुड़े थे, अब 31.8
8.5 करोड़ विद्यार्थी महाविद्यालयों में पढ़ते थे। इस प्रकार से फैक्ट दिए हैं, है ना। निवेश की कमी, तो निवेश की कमी को भी बताया कि जीडीपी के 6% तक करने की बात कही गई थी, किसमें, शिक्षा नीति 1986 में, लेकिन वर्तमान समय तक 4.7 तक ही पहुंच पाई। इस तरीके से फैक्ट डाले गए हैं। रोजगार मूलक संस्थानों का अभाव, ठीक है। तो इस प्रकार पॉइंट्स तो इन्होंने बढ़िया लिखे हैं। 5वां पॉइंट इन्होंने लिखा है औद्योगिकरण का अभाव, द्वितीय पंचवर्षीय का भी उल्लेख किया है। अब आता है मेन पॉइंट, क्या लिखा है, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के मध्य सामंजस्य के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इसमें उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को लिखा है, ठीक, बहुत सारी योजनाओं को इसके अंतर्गत डाला है। और हाल ही में जो नवीन शिक्षा नीति आई उसके अंतर्गत जो HECI का गठन है ना, जो उच्च शिक्षा आयोग है, हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया ऑफ इंडिया, है ना, इसका इन्होंने उल्लेख किया है और इसके सारे अंगों को एक ब्लॉक डायग्राम से बताया है, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसमें सारे डायग्राम्स को बताया है, सारे अंगों को। तो इस तरीके से यहां भी एक अच्छा इंपैक्ट बनता है जब आप किसी फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष लिखा है, तो निष्कर्ष में इन्होंने 4-5-6 लाइन लिए हैं और उसमें इसको कंप्लीट किया है। और इसमें इनको कुल 35 अंक मिले हैं इस निबंध के अंतर्गत। तो एक भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई जब हम पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तभी अंक मिलेगा, नहीं। अच्छे अंक आप चाहें तो ऐसे भी ला सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख करके। बस आपके पास क्या होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, आंकड़े, है ना, डेटा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सही शब्द होने चाहिए। ये अगर 3 चीजें हैं तो इनका आप चतुराई से प्रयोग करिए, इनका आप चतुराई से प्रयोग करिए, उनको रिपीट मत करिए, लेकिन इनसे जुड़े और फैक्ट्स को भी सामने लाने का प्रयास करिए, ठीक। चलिए अब आते हैं छत्तीसगढ़ वाले निबंधों में। तो इसमें भी 4 निबंध पूछे गए थे। पहला निबंध पूछा गया था छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास कार्यक्रम स्वरूप एवं क्रियान्वयन, ठीक, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़, नेचर एंड इंप्लीमेंटेशन। दूसरा इसमें पूछा था गोधन न्याय योजना स्वरूप एवं क्रियान्वयन, गोधन न्याय योजना, नेचर एंड इंप्लीमेंटेशन, ठीक। तीसरा है कोविड-19 काल के दौरान छत्तीसगढ़ में शिक्षा, चुनौतियां एवं अवसर। और चौथा पूछा था छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में महिला सशक्तिकरण की भूमिका। तो पहला टॉपिक जो इन्होंने चूज किया है वो है गोधन न्याय योजना। देखो अभी लगातार 3 वर्ष हो गए जिसमें लगातार योजनाओं को पूछा है, ठीक। पहले साल नरवा गरवा घुरवा बारी सुराजी गांव योजना को पूछा 2018 में, 2019 में गोधन न्याय योजना पूछा और उसके बाद फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना पूछा। तो लाइन से योजनाओं को पूछा गया है। तो गोधन न्याय योजना स्वरूप एवं क्रियान्वयन पर इन्होंने लिखा है और फैक्ट से ही प्रारंभ किया है कि राज्य की 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। साथ ही राज्य की लगभग 76.76 जनसंख्या, है ना, 76.76% जो है वो गांवों में निवास करती है, जनसंख्या ग्रामीण है, ठीक है। तो इस निबंध में इनको टोटल 29 अंक मिले हैं भाई। इस योजना में इन्होंने फिर वही देखे, ये योजना कब प्रारंभ हुआ, उसके बाद फिर इस योजना के उद्देश्य क्या है। योजना आया तो सीधी सी बात है उद्देश्य लिखेंगे, उसके बाद लाभ क्या क्या है इस योजना से, इस योजना की सीमाएं क्या है। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि हर चीज में पॉजिटिव एकदम नहीं होना है और एकदम से आपको क्रिटिसाइज करने भी नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना है और लाभ और हानि या सीमाएं दोनों को बताना है। तो लाभ इन्होंने बता दिया 5 पॉइंट, फिर सीमाएं इन्होंने बताया। जब आप सीमाएं लिखते हैं तो उसके आगे फिर आपके पास सुझाव के लिए भी पॉइंट्स मिल जाते हैं और लास्ट में आप क्या लिख दोगे, निष्कर्ष लिख दोगे। तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था, है ना, क्योंकि 29 मार्क्स मेरे हिसाब से इस टॉपिक के लिहाज से कम है। इसमें कम से कम पहुंचा जा सकता था 35 अंक तक, कम से कम 35 से थोड़ा बहुत ऊपर और जाया जा सकता था। कैसे जाया जा सकता था, इसमें गौठानों के महत्व को बताना था, गौठान का महत्व बताना था, प्लस जो रोजगार उत्पन्न किए जा रहे हैं गोधन न्याय योजना के द्वारा उसके आंकड़े देने थे।
ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि गोधन न्याय योजना के द्वारा जो गौठान है उनको मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में बनाया जा रहा है ना, उनको स्थापित किया जा रहा है और वहां पर गोबर से बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट तो एकदम कॉमन चीज है, हर गौठान में बन रहा है। इसके अलावा अगरबत्तियों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आपने सुना होगा दिया बनाया जा रहा है ना, पिछले दिवाली में खूब जले हैं दिए गोबर के। तो इस प्रकार से ये रोजगार के आंकड़े भी देने थे कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, गौठानों का महत्व बताना था। इसके अलावा अगर चाहते तो गोधन का छत्तीसगढ़ की संस्कृति में महत्व भी बताया जा सकता था। गोधन का छत्तीसगढ़ की संस्कृति में महत्व, मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स अगर डाले जाते तो ये ज्यादा इंपैक्टफुल बनता। ठीक, तो इनको 29 नंबर मिले हैं। आप कोशिश करिए कि इसको थोड़ा सा और लिखने का प्रयास करिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है इनका कोविड-19 काल के दौरान छत्तीसगढ़ में शिक्षा, चुनौतियां एवं अवसर। इस निबंध में इनको 30 अंक मिले हैं। मेरे हिसाब से इस अंक को भी थोड़ा सा आगे 35 तक ले जाया जा सकता था, 35 से थोड़ा बहुत आगे और ले जाया जा सकता था। ठीक, इन्होंने प्रारंभ कैसे किया है? विगत वर्ष ने पूरे भारत में अनेक ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जिसने व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक सभी गतिविधियों को प्रभावित किया। ऐसा ही एक समय काल था कोविड-19 का। कोरोना महामारी ने छत्तीसगढ़ को भी हिलाकर रख दिया। इस काल में न केवल हमें आर्थिक परिवर्तन दिखता है बल्कि अनेक चुनौतियों से भी परिचित कराया। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने टॉपिक तो अच्छा चयन किया है इन्होंने, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, और इसी वजह से पूरा एक पेज जहां तक दिखता है मुझे इंट्रोडक्शन ही लिखा है इन्होंने, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है सामने वाले पर। क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन ज्यादा लिखते हैं तो वहां से ये बात निकल के आती है कि आपको मूलभूत विषय जो है उसके बारे में कम पता है और आप केवल शब्द ज्ञान में सामने वाले को फंसाना चाहते हैं। तो ऐसा प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, अब इन्होंने प्रयास लिखना प्रारंभ किया तो पहला पढ़ई तुंहर द्वार पोर्टल, हमारे नायक ब्लॉग, इसके बाद लिखा है इन्होंने सीख कार्यक्रम, बुलटू के बोल, पॉइंट्स अच्छे डाले हैं इन्होंने, अच्छे टॉपिक्स लिखे हैं, लाउड स्पीकर स्कूल, पढ़ई तुंहर मोहल्ला, पेटी वाली दीदी, मिस्ड कॉल गुरुजी। ठीक, उसके बाद फिर इन्होंने निष्कर्ष लिखा है। मुझे लगता है कि यहां पर कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स और लिखने थे, 4 से 5 पॉइंट्स और लिखने थे। वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? पहला पॉइंट ये हो सकता था इसमें कि जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने क्या प्रयास किया है इस कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान। ठीक है, उसमें पढ़ाई दुआर द्वार वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम जो है चलाए गए हैं शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, वो डाल सकते थे। दूसरा, आप इसमें आंकड़े लिख सकते थे। किसके आंकड़े लिख सकते थे? कि वर्ष 2019-20 के दौरान विद्यालयों में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे थे और वर्ष 21-22 के दौरान, क्योंकि उस समय आंकड़ा आपके पास था, है ना, उस समय शाला त्यागी दर बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि कोविड-19 ने आर्थिक रूप से इतना परेशान किया लोगों को कि स्कूली बच्चे भी अब काम करने लग गए थे। तो उसका आंकड़ा आपको दे देना था, क्योंकि आपको यहां पर अंततः पूछा क्या है? चुनौती ही तो पूछा है। चुनौती है कि ये भी तो है कि शाला त्यागी दर बढ़ गए हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल छोड़ करके रोजगार खोज रहे हैं, ये एक चुनौती हो सकती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ मुझे यहां पर गलतियां दिखी और लास्ट में इन्होंने देखिए 4-5 लाइन भी छोड़ दिए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलता हूं कि ये पूरा भरिए एकदम, लेकिन इसको पढ़ने के बाद वो संतुष्ट भी तो हो सामने वाला। ठीक है, शायद इसीलिए उन्होंने इसमें थोड़ा सा कम नंबर दिया और केवल 30 मार्क्स दिए हैं। ठीक, चलिए तो अब आते हैं इस पेपर के निष्कर्ष में। तो देखिए, निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई ये पेपर लिखने वाले ने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन इसमें मुझे जो कमी दिखती है वो सबसे पहली कमी मुझे क्या दिखती है? सबसे पहली कमी मुझे ये दिखती है कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो निबंध हैं
उसको और अधिक सुगठित भाषा में लिखा जा सकता था। ठीक है, भाषा थोड़ी सी और वहां पर सुधारी जा सकती थी। ठीक, दूसरी चीज मुझे ये लगा कि इनमें थोड़ा सा विश्लेषण कम है। मुझे थोड़ा सा ये लगा कि विश्लेषणात्मक थोड़ा सा इसमें होना था टच। ठीक, और जो छत्तीसगढ़ का निबंध है उसमें मुझे पहली चीज ये लगी कि भाई इन्होंने छत्तीसगढ़ वाले में मुझे ये लगा कि सबसे पहले इनको आंकड़े थोड़े और तैयार करने थे। आंकड़े तैयार करने थे। हमने देखा राष्ट्रीय स्तर में उन्होंने जो हायर एजुकेशन के ऊपर लिखा है ना, उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे डेटा दिए हैं, बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ वाले में हम मुझे थोड़ी सी आंकड़ों की कमी दिखी। वहीं दूसरी चीज, एकदम से निष्पक्ष नहीं लगे मुझे। मैंने जब इसको पढ़ा है ना, तो मुझे एकदम से निष्पक्ष नहीं लगे, क्योंकि गोधन न्याय योजना जब आप पढ़ रहे थे है ना, तो इन्होंने सुझाव तो अच्छा दिया है ना, लेकिन सीमाएं जो थी उसको थोड़ा सा और क्रिटिसाइज करना था, मुझे जहां तक लगा। ठीक है, तो निष्पक्षता थोड़ी सी मुझे कम लगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये आपको नंबर दिलाते हैं, है ना। आंकड़े डालिए जितने हो सके, आपको उससे संबंधित आंकड़े अगर पता है तो बिल्कुल आप आंकड़ों की तरफ जाइए और आंकड़ों से ही निबंध प्रारंभ कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पॉइंट वाइज लिखना है, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम पीछे मत भागिए कि हमको पैराग्राफ के पीछे ही भागना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, शब्द सीमा कम है, शब्द सीमा में आपको हाईलाइट भी करना है। तो हाईलाइट कैसे होंगे, आप जितना पॉइंट वाइज लिखेंगे उतना हाईलाइट होंगे। ठीक, चलिए, तो ये था पेपर नंबर 2 निबंध का पूरा एनालिसिस, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ दोनों से रिलेटेड जो निबंध थे उसका विश्लेषण किया और कहां कहां पर से नंबर कटे हैं और कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, इस पर हमने चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय के विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।